सो यहाँ पर एक न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन। ठीक है, दो वर्ड है। अभी एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है कि ऐसी सरकार ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास सारी पावर खुद के पास हो, मतलब सेंट्रलाइज पावर हो। ठीक है, ऐसी सरकार जिसके पास सारी पावर खुद के पास हो, मतलब दूसरे किसी के साथ पावर शेयरिंग नहीं कर रहे एक तरह से। एक तो ये हुई। अभी जो सिस्टम है वो क्या है, लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। मतलब कानून बनाता कोई और है, लागू कोई और कर रहा है, और उसका न्याय कोई और कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह की जो सिस्टम होता है एब्सोल्यूटिस्ट, इसके अंदर क्या होता है कि कानून बनाते भी यही है, लागू भी यही करते और न्याय भी यही करते। तो अब आप एक बात बताइए कि अगर मैं या तुम कोई भी हो, अगर आप जो है कानून बना रहे हैं, लागू भी आप कर रहे हैं, और अगर आपके खिलाफ केस हो गया तो जजमेंट भी आप करेंगे, तो क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल सही नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूटिस्ट। तो ऐसी सरकार जहां पे सिस्टम ऑफ रूल है के पास कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं हो, मतलब जो यहाँ पर सिस्टम है उसके पास जो है रेस्ट्रेंट नहीं है, मतलब कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर रुकावट नहीं है पावर में। ठीक है, तो पावर हैज नो रेस्ट्रेंट। तो यहाँ पर क्या लिख दो आपके कि पावर हैज नो रेस्ट्रेंट। सरकार ऐसी सरकार जिसके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो पावर की, तो ऐसे सिस्टम को हम एब्सोल्यूट सिस्टम बोलते हैं। अब हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में इस तरह की जो सरकारें होती थी इसको हम मोनार्कियल फॉर्म से जानते हैं। व्हाट इज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसमें राजा का बेटा राजा होता है, मतलब अपना जो राजा वाला सिस्टम था ना, राजा का बेटा राजा, मतलब एक व्यक्ति राजा बना, उसका बेटा राजकुमार कहलाता था, और उसका बेटा आगे चल कर क्या बनता था? राजा बनता था। तो दिस सिस्टम वॉज हैविंग अ हायरार्किकल सिस्टम। यहाँ पर जनता के पास कोई भी वोट का अधिकार नहीं होता था, मतलब जनता किसी को चुन ही नहीं सकती। अभी राजा अच्छा कर रहा था, अच्छी बात है, लेकिन मान लो राजा की अगर गलत काम करने लग जाए, ठीक है, जनता का ध्यान नहीं रखता है, तो जनता के पास कोई पावर नहीं उसको चेंज करने की। ठीक है, आप बहुत अच्छा सिस्टम है कि राजा बहुत अच्छा ध्यान रख रहा है, ये सब बात सही है, लेकिन सिस्टम खराब है। क्योंकि अब मान लो उसका बेटा करप्ट हो गया, उसका बेटा नालायक निकल गया, तो वो तो फिर जनता की ऐसी तैसी कर देगा ना। तो इसलिए यहाँ पर रेस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, पावर का कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, सारी पावर एक ही सिस्टम के अंदर आ चुकी है। ठीक है, राजा ही न्याय कर रहा है, राजा ही रूल बना रहा है, राजा ही उसका लागू कर रहा है, राजा का जिस पर दिल आ गया उसको कुछ भी कर देगा। ठीक है, राजा का मन हुआ आपको हीरो से सजा देगा, राजा का मन हुआ आपको उल्टा लटका के मारेगा। आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, बोलोगे साहब हमने कोई जुर्म नहीं किया, बोले जुर्म बली नहीं किया हो, पर हमें मजा आ रहा है, हम तो मारेंगे। एग्जाम्पल बताऊं आपको, अभी जो सिस्टम है इस तरह का, वहां पर आप देखो किम जोंग, मतलब राजा सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ये एब्सोल्यूट सिस्टम बोल सकते हैं उसको। किम जोंग कहाँ पर है? नॉर्थ कोरिया का। ठीक है, अब यहाँ पर यही सिस्टम चल रहा है, सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में, एक ही व्यक्ति के हाथ में, एक व्यक्ति हो या एक संस्था हो, अगर सारी पावर उनके हाथ में है तो गलत काम है। जैसे चाइना में आप चले जाओ, चाइना के अंदर सारी की सारी जो पावर है एक ही पार्टी के हाथ में, और उसमें जो शीर्ष पे बैठा होता है उस लीडर के हाथ में, जैसे शी जिनपिंग के हाथ में सारी पावर है। अब आप बोल के दिखाओ, वहाँ कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई कुछ नहीं है, उसने कहते हैं सब टोपी नहीं पहनेगा मुसलमान तो नहीं पहनेगा, बात खत्म। अभी देखो उसके खिलाफ कोई भी देश नहीं बोलेगा। लेकिन इंडिया में देख लो, इंडिया में जितना डेमोक्रेसी है तो उतना ही ज़्यादा आवाज़ उठती है सब यहाँ पे। ठीक है, यहाँ उठती है, आउट ऑफ इंडिया से भी लोग इंडिया को क्रिटिसाइज करते कई बार, क्योंकि छोटे मोटे मुद्दे को लेकर करते रहते हैं। लेकिन चाइना को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्यों? पावर की खेल है। चाइना में मुसलमानों को खुलेआम मार रहा है, लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री चाइना के खिलाफ नहीं बोलता। ये अपना मैं बताता हूँ आपको एक जगह, जैसे देखो ये चाइना है, यहाँ बनाता हूँ, ये मान लो ऐसे चाइना है। अब चाइना में जो इधर वाला पोर्शन है ना लेफ्ट साइड में, जिंगजियांग प्रोविंस बोलते हैं उसको, जिंगजियांग प्रोविंस, यहाँ पर मुसलमानों की आबादी रहती थी। अब इसकी पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी इन्होंने, मतलब यहाँ पर इन्होंने कई मुसलमानों को मार दिया, जैसे एक ही परिवार के, और बाकी के जो लोग थे इसको उठाकर यहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया, अलग अलग कर दिया, और यहाँ से लोग नए निकाल कर यहाँ पे ले गया। तो मतलब ये क्यों कर रहा था कि ये पोर्शन कभी फ्यूचर में अलग होने की डिमांड ना कर दे इनसे। ठीक है, तो ये इसको छोड़ना नहीं चाहते, तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, पूरी सभ्यता यहाँ पर इनकी खराब कर दी मुस्लिम्स की। ठीक है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। बट यहाँ पर एक भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक भी मुस्लिम देश इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, उनको मालूम है बोलने से कोई फायदा होने वाला नहीं, सुनने वाला है नहीं कोई हमारी। ठीक है, इसके लिए ये हो रहा है। ठीक है, अब इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में उल्टा केस हो रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है, एक्चुअली फॉरेन के जो लोग हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज, वो इंडिया को वीक करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर पैसा भेज रहे हैं, पैसा इसलिए भेज रहे हैं कि इनको दंगे करवाने। ठीक है, जैसे अभी आप देखो एक संस्था है एनजीओ, उसके पास 100 करोड़ रुपये आया। 100 करोड़ रुपये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे भारत में दंगे करवाने साहब, किसमें? हिंदू और मुसलमानों। क्यों साहब? फायदा होता है ना साहब इनको। ठीक है, इसके लिए, क्योंकि भारत को अंदर से भी करने की कोशिश है। तो अगर आप
किसी भी समुदाय से आते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि भारत को कमज़ोर करने की जो कोशिशें हैं वो सब जगह चल रही है। वो लोग सिर्फ एक चीज़ ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर कोई हमें बैठा हुआ विभीषण मिल जाए। विभीषण कौन था? जो इन्फॉर्मेशन देगा आउटसाइडर को। तो ऐसा व्यक्ति भाई किसी भी धर्म से हो वो गलत है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई अपने को, पहली बात कि एब्सोल्यूट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम, ऐसी सरकार जहाँ पर इस सिस्टम में उसके पावर पर कोई रोक नहीं लगा सकता हूँ। तो नो रेस्ट्रेंट इन द पावर एक्सरसाइज, पहली बात। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में ऐसा सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, मतलब जहाँ पर राजा का बेटा राजा बनता है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सारी पावर एक ही व्यक्ति के पास आ गई, एक ही संस्था के पास आ गई। दूसरा, एक्सक्यूज मी, मिलिट्री की जो पावर है वो सारी एक ही व्यक्ति के पास में है, ये देखो। और सबसे बड़ी बात, मिलिट्री की पावर भी आ गई इससे और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी आ गई। अब बचा क्या? ठीक है, तो अब सारी की सारी जो रिप्रेशन होगा वो रिप्रेसिव पावर जो है वो इनके पास आ जाएगी। मतलब ये रिप्रेसिव कर रहे हैं, अगर ये जनता, रिप्रेसिव मतलब जनता को दबा रहे हैं, ठीक है, मार पीट रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिप्रेशन। तो रिप्रेसिव पावर। अगला जो वर्ड है यहाँ पर यूटोपियन। यूटोपियन मतलब ऐसा चीज़ हो गई कि जैसे आपके घर वाले बोलते हैं ना, भैया आपको 15 घंटे पढ़ना है, आपको 100% आने हैं, आपको पता ही नहीं पढ़ पाओगे, उनको पता ही नहीं पढ़ पाएंगे पूरा देर, है ना। 100% नंबर लाना बहुत मुश्किल है, कुछ लोगों के आ जाते हैं आजकल, पहले तो वो भी नहीं आते थे, ठीक है। 100% लाना बहुत ही मतलब चैलेंजिंग है, और 100% लोग ध्यान देते पढ़े भी बहुत बड़े चैलेंजिंग है। तो उनको पता है, माँ बाप को या आपको या घर वालों को या स्कूल वालों को या टीचर्स को, कि आप लोग इतना नहीं पढ़ोगे, लेकिन आपका बेंचमार्क हाई सेट करते हैं ताकि उस तक पहुँचने के लिए आप कुछ लेवल तक पहुँचोगे। इसलिए तो यूटोपियन मतलब क्या होगा? एक आइडियल चीज़ जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। देखो दो चीज़ होती है, आइडियल और प्रैक्टिकल, ठीक है। आइडियल मतलब जो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतिक, कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर क्या आपने ज़िंदगी में कभी झूठ बोला है? बिल्कुल बोला होगा, कभी ना कभी तो बोले होगा। तो सिद्धांतिक चीज़ होगी कि हाँ हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ आती है, क्या आती है कि साहब हमें किसी को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी सच होता है। अच्छा, अभी तो आपने बोला साहब झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मतलब आइडियल चीज़ अलग होगी, प्रैक्टिकल चीज़ अलग होगी, ठीक है। कई आपके जीवन में से कई इंस्टेंसेस आए होंगे, कई एग्जांपल्स होंगे आपके पास जिसमें आप देखते हो कि सीखा कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, ठीक है। तो यूटोपियन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा समाज, ठीक है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट हैज़ आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब इतना आइडियल है, इतना आइडियल है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है कभी भी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं करप्शन नहीं होना चाहिए, करप्शन जीरो हो जाए, पॉसिबल नहीं है। आज देखो भारत में कण कण में करप्शन भरा हुआ है। भारत के अंदर जो लोग हैं ना, मतलब शॉर्टकट ढूंढने में माहिर है। पहले सरकार रूल बढ़ाती है, उससे पहले ये लोग अपना रास्ता खोज लेते हैं कि भाई इससे हमको निकलना कैसे है। सरकार ने कहा भाई हेलमेट पहनो, हमने कहा नहीं पहनेंगे साहब। मतलब सरकार कह रही भैया मर जाओगे यार, पहन लो यार, क्या सर नहीं पहनेंगे। सरकार ने कहा फिर हम फाइन लगा देंगे, लगा दो साहब, फिर भी हम नहीं पहनेंगे, यहाँ रख लेते नीचे साहब स्कूटर के। जैसे पुलिस वाला ने देखा ऊपर लगा लिया साहब। अब कई बार पुलिस वाले भी चालाकी खेलनी पड़ती है, भाई छुप के खड़े हो जाते कि भैया रुक जा, कहाँ जा रहा है यार, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं यार, पहन लो यार, नहीं पहनेंगे भाई, ये क्या बात होती है। तो ऐसी सोसाइटी जो आइडियल है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये पता है, तो इसको हम यूटोपियन बोलते हैं। अब पढ़ो यहाँ से पहली लाइन, सवाल बन के दो, समझ में आ गया। पहली लाइन पढ़ते हैं, 1848 फ्रेडरिक सोरो। फ्रेडरिक सोरो कौन था भाई? अन फ्रेंच आर्टिस्ट। तो पहली चीज, 3 सवाल बन गए। 1848 में फ्रेंच के एक आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरो, ठीक है, स्पेलिंग याद कर लेना। प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, इसने 4 प्रिंट्स, चार जो है पेंटिंग करी, ठीक है। उसने मतलब ये पेंटिंग क्या करी, उसको एक ड्रीम आया, सपना आया। सपना क्या आया कि वर्ल्ड किस तरह का होगा, आइडियल विजन आया उसको, मतलब यूटोपियन विजन आया। तो वर्ल्ड किस तरह का होगा, उसने उस इमेजिनेशन को यूज करके 4 पेंटिंग बना दी, ठीक है। ऑफ हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ऐसा दुनिया जहां पर डेमोक्रेसी हो और रिपब्लिक हो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया और रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया, पहले तो ये वर्ड क्लियर होना चाहिए आपको। आपने क्लास 9th के अंदर पढ़े होंगे पॉलिटिकल के अंदर, लेकिन आई एम श्योर आपको ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होंगे। देखो डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आता है कि यहाँ पर जनता लोगों के सरकार जो है जनता के द्वारा इलेक्ट होकर आ रही है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। मतलब जहाँ पर जनता वोट डाल रही है। यहाँ पर देखो इस वाले सिस्टम में जनता वोट नहीं डालती है, ऐसी सरकारों में, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जनता वोट डालने का अधिकार नहीं है, ठीक है, या है तो उसके पास पावर नहीं है। ऐसे सिस्टम बहुत सारे अपने पढ़े थे 9th क्लास के अंदर, ठीक है। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या समझ में आ गया। रिपब्लिक मतलब क्या हो गया, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, मतलब यहाँ पर हेड जो है इलेक्टेड है, किसके द्वारा, स्टेट का जो हेड है, जैसे प्रेसिडेंट हमारे भारत के अंदर, क्या वो इलेक्टेड है? यस, बिल्कुल इलेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा भारत क्या हो गया, यहाँ पर हमारा भारत क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया। तो हम इसने एक चित्र बनाया, उसमें से एक चित्र का नाम क्या था, मतलब ये डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, मतलब ये जो सीरीज थी इसका नाम था, ठीक है। इसने इसको ऐसा कहा।
तो मैंने आपको पहले पेज पे बताया था कि सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट प्रिंट जो हमने यहाँ पर पिछले पेज पे पढ़ा, फर्स्ट प्रिंट शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। अब पहला जो प्रिंट है इसमें यूरोप और अमेरिका के बारे में दिखा रहे हैं, ये देखो यूरोप और अमेरिका दिखा रहे हैं पहला प्रिंट में, पहला फिगर है। इसमें मतलब 4 में से आपकी किताब में एक ही दिया, इसने 4 पेंटिंग बनाई, एक ही पेंटिंग इसमें दे रखी है। पहले प्रिंट के अंदर अमेरिका और यूरोप के लोग, मैन और वुमेन, सभी एजेस के, सभी सोसाइटी के, सभी सोशल क्लासेस के जो है एक लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, ठीक है, इसके पेंटिंग के अकॉर्डिंग, और ऑफर कर रहे हैं क्या, होमेज किसको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यहाँ पर वो ऐसे अपन फूल वूल डालते ना, होमेज बोलते हैं उसको, ठीक है, होमेज कर रहे हैं लिबर्टी मतलब या फ्रीडम, जैसे वो निकलते जा रहे हैं और वो अपने फूल यहाँ पर गिराते जा रहे हैं, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, डिस्पोटिक रूलर्स जैसे इतने समय से चला आ रहा था, मोनार्की वाला सिस्टम या जो भी था, मानो रिप्रेसिव सिस्टम, स्लेव सिस्टम, वो सारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर लोगों को मिल गई आज़ादी, मतलब सभी जो लोग हैं उनको बराबर का अधिकार मिल गया। जैसे फ्रांस के अंदर सोसाइटी थी, 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, कौन कौन सी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ठीक है। इन तीनों ही चीज़ों को हमने क्या करा, अलग अलग कर दिया, और अब यहाँ पर क्या करा, सबको इक्वल अधिकार दे दिए। पहले इक्वल अधिकार नहीं थे, अनइक्वल थे, क्योंकि टैक्स पेइंग कौन था। अच्छा इसी से रिलेटेड एक चीज़ बताता हूँ आपको, टीथे कौन था, टेले कौन था, ये बताओ, ठीक है, क्योंकि ये आपके पढ़े में हैं चीज़ें, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इससे जल्दी समझ आएगी आपको, ठीक है। आगे देखो, एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ पर आर्टिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन्होंने लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया, मतलब आज़ादी की देवी, आज़ादी की देवी। अब आपके पास देखो कुछ कॉन्सेप्ट है, अब उस कॉन्सेप्ट का अगर कोई सिंबल है, ठीक है, अगर अब उस कॉन्सेप्ट का कोई सिंबल है, जैसे भारत माता हम बनाते हैं, तो भारत माता का एक सिंबल है, भारत माता हमने बनाई है एक्चुअली, उसको हम दिखाते हैं कि दिस इज द भारत माता, राइट। बट ऐसा कोई फिगर एक्चुअली एक्सिस्ट नहीं करता ना, वो आइडियल हमने अपनी इमेजिनेशन को यूज करके बनाया है, ठीक है, पर इसलिए बनाया कि चलो लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं कि हाँ यार ये है भारत माता साहब, ये हमारी माता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पर्सोनिफाई कर दिया, मतलब उसको एक व्यक्ति का रूप दे दिया, किसको, लिबर्टी को। अब यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में जो फिगर दिया, मतलब जो पर्सोनिफाई किया, मतलब जो पर्सन के रूप में दिखाया लिबर्टी को, वो फीमेल फिगर के रूप में दिखाया, मतलब महिला के रूप में उसको दिखाया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस फोटो के अंदर कि ये जो है महिला जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहला रही है, ये देखो, ये एक मशाल लेके खड़ी है, ठीक है, एक तरफ तो मशाल है, एक तरफ इसके हाथ में कुछ बुक्स है, ठीक है। तो मशाल किसकी है, ये मशाल देखो, ये जो मशाल रखा है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। मतलब एनलाइटनमेंट क्या होता है, एनलाइटनमेंट मतलब क्या, ज्ञान मिल रहा है एक्चुअली आपको, एकदम फोकस मिल गया, आप अंधकार में चल रहे थे, अचानक से आपको लाइट पड़ गई, तो आपको यहाँ पर जीवन का सत्य पता लग गया, एनलाइटनमेंट हो गया। तो अपन पढ़ते भी ना कई बार कि यहाँ पर इस मुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब केवल ज्ञान क्या होता है कि अल्टीमेट नॉलेज प्राप्त हो गई। एनलाइटनमेंट मतलब हमें साइंस और रीजनिंग की जो रोशनी है वो यहाँ पर पड़ रही है, एनलाइटनमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऑन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन अदर, मतलब ये क्या कह रहा है कि एक तरफ तो आप जो मशाल लेके चल रहे हो ना, ये मशाल क्या है, ये एक्चुअली एनलाइटनमेंट शो कर रही है, ठीक है, एनलाइटनमेंट, ठीक है, एनलाइटनमेंट शो कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी तरफ जो ये है, ये बुक्स आपको दिख रही है यहाँ पर, ये क्या है, चार्टर ऑफ राइट। मतलब एक्चुअली आप बोलो तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट जैसे राइट हो गए, नेचुरल राइट जैसे राइट हो गए, मतलब एक मानव के पास जो अधिकार होने चाहिए वो सारे अधिकार जो है हमने इस बुक में लिख दिए, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हो देखो, एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर, ऑन द अदर, ठीक है, ऑन द अर्थ ऑन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेजेस लाइक द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल। अब देखो यहाँ पर ये चीजें पड़ी कुछ, ठीक है, ये अभी सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये शैटर्ड रिमेन, मतलब शैटर्ड मतलब टूटे फूटे, बचे हुए, बचे खुचे, जो कचरा बचता ना, रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, मतलब एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन जिसमें सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है, सेंट्रलाइज होती है, रिप्रेसिव होती है, मिलिटराइज होती है, वो सारी चीजें, वो सारी जो संस्थाएं थी, उन संस्थाओं के बच्चे खुचे रिमेन, मतलब ये खत्म हो चुकी संस्थाएं, उनके रिमेन्स यहाँ पर दिखा रखें। दिखाने के लिए दिखाएंगे ना भाई, ऐसा कोई यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन देखो शैटर्ड रिमेन द सिंबल्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। अब सोरो के यूटोपियन विजन देखो, ये देखिए आ गया, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब हमने आपको ऑलरेडी बता दिया ना, ठीक है। ये देखो, ये एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है ना, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ एक बार। ये देखो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब ये ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और
अब चलते हैं आगे। फिर देखो इन सोरोस यूटोपियन विजन, अब यूटोपियन का मतलब ऑलरेडी बता रखा मैंने आपको। सोरो का मतलब ऐसा यूटोपियन विजन था, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। अब इनका विजन क्या था? इनका विजन था कि जो लोग हैं दुनिया के वो अलग अलग नेशन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पीपल ऑफ द वर्ल्ड एज आर ग्रुप्ड, ये ग्रुप हैं किसके रूप में? डिस्टिंक्ट नेशंस के रूप में, आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स। कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको? फ्लैग्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नेशनल कॉस्ट्यूम के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लीडिंग द प्रोसेशन, अब ये देखो ये कह रहे हैं कि साहब देखो ये जो है झंडे और नेशनल कॉस्ट्यूम लेके चल रहे थे ना, अभी मैंने देखा देखो ये अपने इनके झंडे हैं और नेशनल कॉस्ट्यूम्स इन्होंने पहने हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप जाते हो ना, भारत से बाहर जाओ, भारत को रिप्रेजेंट करने जाते हो ओलंपिक्स में कहीं पे भी, तो एक तो भारत का झंडा लेके आपने देखा होगा फ्लैग बियरिंग होती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है फ्लैग बियरिंग फ्लैग को आगे लेके चलता है और पीछे भारत के पूरे जो मतलब जो ये अपने स्पोर्ट्समैन होते हैं वो चलते हैं भारत के ऑथेंटिक ड्रेस पहन के, ठीक है। जैसे जो भी उनकी ड्रेसेस है जो भारत को रिप्रेजेंट करती है वो ड्रेस लेके यहाँ पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, तो इन द लीडिंग द प्रोसेशन, अब इस प्रोसेशन में कौन चल रहा है? जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कौन आगे जा चुका है? यहाँ पर यूएस और स्विट्जरलैंड। ये देखो लो, ये जो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है इससे आगे एक तो यूएस निकल चुका है, एक स्विट्जरलैंड निकल चुका है। अभी अभी यहाँ पर कौन पहुंचा है? अभी अभी यहाँ पर कौन पहुंचा है? अभी अभी यहाँ पर फ्रांस पहुंचा है, ठीक है। विच बाई दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, मतलब इस समय जब तक इसने 1848 में बनाई ना, 1848 से पहले ही एक्चुअली ये यूएस तो 1780s में ही आज़ाद हो गया था, तो ये 1780s में मतलब देश बन चुका है। तो यूएस और स्विट्जरलैंड क्या है? अभी देश बन चुके हैं। अभी अभी यहाँ पर कौन पहुंचा है? फ्रांस बाय रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू। अभी फ्रांस हमने ट्राई कलर के रूप में देखा है और ये अभी अभी कहाँ पहुंचा है? ये अभी अभी कहाँ पहुंचा है? ये अभी अभी आइडेंटिफाई कर रखा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर पहुंचा है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, अब देखो ये बात समझ में आ गई अभी यहाँ तक आपको। और इसके पीछे जो बाकी के यूरोप के देश है ना वो चल रहे हैं। जैसे कि आप देखो ये अपने जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, ये सारे जो छोटे मोटे देश है, इटली वगैरह, ये सब चल रहे हैं इसके पीछे पीछे। मतलब ये लोग अभी देश बनने की प्रक्रिया में, नेशन बनने की प्रोसेस में चल रहे हैं। बाकी के जो देश है वो देश बन चुके हैं, ठीक है। अब देखो बाकी जो है 19th सेंचुरी में, अब 19वीं शताब्दी। देखो एक तो ध्यान रखना सेंचुरी किसे बोलते हैं। देखो ये जो वर्ड है ना, ये ध्यान रखना, ये जीरो है, ठीक है। अब जीरो से इधर वाले जो है एडी कहलाते हैं या ये सीई कहलाते हैं, और जीरो से इधर वाले ये कहलाते हैं बीसीई या फिर और बीसी, ठीक है, ये कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर कब आ गए हैं? 2023 में आ चुके हैं अभी, ठीक है। अब 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? देखो ये जीरो से मान लो 100 साल है, ठीक है। अब ये जीरो से 100 साल जो है ना, ये कहलाएगी फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ 54 AD, तो इसका मतलब क्या हो गया? कौन सी सेंचुरी है? फर्स्ट सेंचुरी है, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी। अगर मैं आपको बोलूँ 129 AD, तो ये कौन सी सेंचुरी है? ये सेकंड सेंचुरी है, ठीक है। सेंचुरी मतलब 100 साल होते ना। अरे यार शिट, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, ये बता रहा था मैं आपको। ठीक है, तो ये एडी है, एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा, ठीक है। ये है BCE, बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, जो भी आप बोलते हो इसको, ठीक है। मतलब ये 6th सेंचुरी में दिए हुए। अब ये मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पर लिखा है 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी मतलब क्या हो गया? 1801 से लेकर 1900 तक। ये कौन सी हो गई? ये 19वीं शताब्दी हो गई, ठीक है। 1901 से लेकर 2000 तक, ये कौन सी शताब्दी हो गई? 20वीं शताब्दी हो गई, ठीक है। 1701 से लेकर 1800 तक, ये कौन सी शताब्दी हो गई? 18वीं शताब्दी हो गई, ठीक है। दिस इज 19th सेंचुरी, दिस इज 18th सेंचुरी, दिस इज 20th सेंचुरी, ठीक है। अब देखो 19th सेंचुरी के अंदर नेशनलिज्म जो था एक बहुत बड़ा फोर्स निकल के आता है यूरोप के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस करता है, मेंटल चेंजेस कर देता है, ठीक है। सो द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ, इसका जो रिजल्ट आया, मतलब ये चेंजेस जो आ रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस जो आ रहे हैं, मेंटल वर्ल्ड के चेंजेस जो आ रहे हैं यूरोप के अंदर, इसके बाद जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट क्या होता है कि नए देश यहाँ पर बन के निकलते हैं इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनलिस्ट डायनेस्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका आप क्या समझते हैं, ठीक है।
देखो अभी क्या था कि जैसे मान लो ये पूरा पूरा देश था, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या था, इसको कनेक्ट करने वाला जो चीज़ थी वो था राजा, किंग, ठीक है। अभी किंग वॉज द कनेक्टिंग थिंग, एक लिंचपिन था हर व्यक्ति के लिए, ठीक है। अभी समझा दूँ कैसे, एक मिनट रुकना। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है राजा मेन अथॉरिटी है, तो सभी लोग जो है यहाँ पर ये लोग एक्चुअली राजा से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, ठीक है। मतलब राजा अगर हट जाए तो ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते, मतलब इनका कल्चर अलग है, इनकी कल्चर अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग है, इनकी भाषा अलग है, मतलब जो भी आप मतलब पूरा का पूरा कल्चर ही अलग है इनका। तो अब इनका आपस में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, ठीक है। कॉमन चीज़ क्या है कि एक राजा है, तो मतलब लोग जो है आपस में एक देश के रूप में कनेक्ट नहीं है, ठीक है। ये पहले था 19वीं सेंचुरी से पहले के टाइम में यूरोप के अंदर इस तरह का माहौल था, मतलब लोग जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट कंसिडर करे जा रहे हैं खुद को। लेकिन जब क्या होता है कि यहाँ पर राजा बनता है ना, कौन बनता है राजा, ये राजा मतलब जो है ये एक्चुअली कनेक्ट कर रहा है कि हाँ हम इस राजा के अंडर काम करते हैं। तो ये क्या है, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर, मतलब कई सारे देश के लोग, कई सारे देश के मतलब अलग अलग तरह के लोग जो है एक ही देश के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। उनका आपस में कोई लिंक नहीं, कल्चर नहीं है ना, लैंग्वेज के रूप में, या फिर आप कोई एंशियंट हिस्ट्री उनकी सेम नहीं रही है, लेकिन उनकी कॉमन पॉइंट क्या है कि उनका राजा सेम है, ठीक है। पीपल जो है राजा से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ नेशनलिज्म नहीं होती है। दिस इज द अर्लियर पार्ट ऑफ 19वीं सेंचुरी से पहले वाली चीज़ है, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि यूरोप में क्या हुआ, या यूरोप में आप मान लो या दुनिया में क्या हो रहा है, 19वीं शताब्दी क्या होता है, 19वीं शताब्दी में एक तो एक्चुअली पहले रिनेसेंस आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो लोग गांव से छोड़ के शहर आने लगे, ठीक है। अभी जो इकोनॉमी है उसने लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी मतलब जैसे आपने देखा था पिछले साल की 9th क्लास के अंदर कि यहाँ पर जो लोग थे वो जब एक कस्टम यूनियन बनता है जोल्वरिन करके, तो वहाँ पर क्या होता है 39 जो टैक्सेस थे उनको हटाकर खाली 2 टैक्सेस रख दिए, ठीक है। एक तरह का 1 नेशन 1 टैक्स 1 करेंसी इस तरह के सिस्टम कर दिए, 1 वेट मेजरमेंट्स। तो इससे काफ़ी टाइम बचा लोगों का, काफ़ी फायदा हुआ, व्यापार में फायदा हुआ। इसके कारण क्या होता है कि लोग कनेक्ट होने लग गए, ठीक है। अब लोगों को यहाँ पर कॉमन पॉइंट मिल गया, तो लोग अब आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे भारत के लोग हैं, अब राजनेता कोई भी आए, मोदी कोई भी आए, मतलब मोदी बने या कोई भी पीएम बने, उससे डजंट मैटर, कोई भी पार्टी यहाँ पर आए, लेकिन लोग जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो चीज़ यहाँ पर डेवलप होती है इसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। So concept and practices of a modern state in which centralized power exercise sovereign control, मतलब कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न, ऐसी स्टेट जिसके अंदर जो कंसेप्ट है वहां पर क्या है कि सेंट्रलाइज पावर जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल किस पर रखती है, क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। जैसे भारत देख लो कि भारत में यहाँ पर जो केंद्र सरकार है ये पूरे जो क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी है हमारी, इस पर क्या करती है, पूरा का पूरा कंट्रोल रखती है। हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इस तरह की चीज़ें यूरोप के अंदर उस समय काफ़ी डेवलप हो रही थी, ठीक है। कि हाँ भाई एक कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रलाइज पावर है, इस पूरे टेरिटरी पर खुद का कंट्रोल रखेगी। बट ए नेशन स्टेट वॉज वन इन विच मेजोरिटी ऑफ सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर। अब प्रॉब्लम क्या थी कि पहले लोग आपस में कनेक्ट थे राजा के द्वारा, लेकिन अब यहाँ पर राजा को लगता था भाई हाँ ये मेरा देश है, राजा के थोड़े बहुत भाई बंधों को लगेगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या देश के लोग ये मानने लग गए कि हाँ हम राजा से नहीं, हम आपस में कनेक्टेड। तो नेशन स्टेट वॉज वन इन विच जहाँ पर ज़्यादातर सिटीजन जो हैं, ना कि उसका खाली रूलर्स डेवलप करें एक सेंस, क्या सेंस, कॉमन आइडेंटिटी का, ठीक है। कॉमन आइडेंटिटी का और शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ डिसेंट का, मतलब आपकी एक कॉमन आइडेंटिटी है। मतलब यहाँ पर ये जो फिगर है अब वो इस तरह से पढ़ जाएगा कि यहाँ पर जो लोग हैं आपस में यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं और इनकी कुछ मे बी पास्ट हिस्ट्री रही हो, मे बी कुछ पास्ट स्ट्रगल रहा हो कॉमन, या मे बी इनकी कुछ कॉमन डिसेंट रहा हो, मतलब किसी एक व्यक्ति से ही ओरिजिन होकर आते हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होने लग रही है तो मतलब क्या हो रहा है, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की भावना जो है डेवलप होने लग रही है। सो दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, टाइम इमेमोरियल क्या होता है कि मतलब अपने को याद नहीं है उस समय से, मान लो हम मतलब बता नहीं सकते किस समय से याद हुआ, किस समय से हम देखते आ रहे चीज़ें, तो उसको बोलते हैं टाइम इमेमोरियल, ठीक है। तो ये चीज़ें टाइम इमेमोरियल से यूरोप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसको इन्होंने डेवलप किया, ठीक है। गाने बना के, इतिहास लिख के, फोक सॉन्ग बना के पॉपुलर किया, ठीक है, या कुछ इस तरह से मतलब कॉमन पास्ट जनरेट करने की कोशिश करी। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि आपका कोई दोस्त बनता है तो आप उससे क्वेश्चन पूछते हो भाई आपकी हॉबी क्या है। हॉबी पूछने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि एक्चुअली अगर आपका हॉबी सेम्स हो गई तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, ठीक है, ये चीज़ें। तो मतलब आप कुछ कॉमन पॉइंट ढूंढते हो ना, अगर नहीं है तो आप जनरेट करोगे, चलो आपको रूममेट मिल गया जिसकी हैबिट बिल्कुल आपसे अलग है, अभी आपकी बनेगी नहीं, ठीक है, या आपकी मतलब बनेगी नहीं तो भी मतलब बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, और बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो थोड़ा सा रहना मुश्किल हो जाएगा।
तो आप क्या करते हो कि हाँ उसके साथ कुछ कॉमन पॉइंट निकालने की कोशिश करते हो, कुछ चीज़ें उसको जो पसंद है वो आप उसके साथ सीख गए, कुछ आपको जो पसंद है वो आपको साथ वो सीख गए। जैसे आप एक स्पोर्ट्समैन है और एक जो टीवी एडिक्ट बोल दो या मतलब मूवीज एडिक्ट बोल दो, वो दोनों साथ में रूममेट बन गए। अब वो जो फिजिकल एक्टिविटी वाला वो दिन भर खेलेगा और जो मूवी वाला वो दिन भर रूम में रहेगा, आराम से मूवी देखेगा, पढ़ाई करेगा, जो भी करना उसको करेगा। तो अब इन दोनों का कल्चर मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इनको अगर बॉन्डिंग बनानी अच्छी तो कॉमन पॉइंट जनरेट करना पड़ेगा, यानी कि कॉमन कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो कुछ थोड़ा बहुत खेलना वो शुरू कर दे और थोड़ा बहुत पढ़ना वो भी शुरू कर दे, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा कल्चर सेम हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर ये तो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर लोग हैं एक देश के, वो यहाँ पर कॉमन आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, कॉमन डिसेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन पास्ट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ कॉमन आइडेंटिटीज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कॉमन लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें हो रही है तब यहाँ पर क्या होगा, एक देश के रूप में हमारा विकास हो जाएगा, मतलब हम एक देश के रूप में एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगे। सो दिस कॉमननेस डिड नॉट, मतलब ये जो कॉमननेस है ये टाइम इमेमोरियल से नहीं आती थी, ये एक्चुअली हमने स्ट्रगल से अचीव करी है। हमने जैसे मान लो इंडिया के अंदर बात करें तो हमने फ्रीडम मूवमेंट लड़ा था, तो उसने एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडिया को कनेक्ट करने में ना, राजस्थान को, जोधपुर को, जयपुर को, या आप मानो ये तमिलनाडु में चेन्नई वगैरह को, ठीक है, मतलब जितने भी भारत के एरियाज हैं इनको कनेक्ट करने के पीछे रोल किसका था। एक तो ये अपना कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट ये इन ब्रिटिशर्स, ठीक है। दूसरा ब्रिटिशर ने कुछ अच्छे काम करे थे, हमारे यहाँ पर रेल बना दी, इससे क्या हुआ कि हमारे देश के दो लोग हैं आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है। और थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड कॉमन, मतलब स्ट्रगल के थ्रू, लीडर के एक्शन के थ्रू, कॉमन पीपल के जो एक्शन है उनके थ्रू यहाँ पर हम जो है नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करते चले जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है मामला समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं आता है मेरे को लगता है यहाँ पे आपको। अब देखिए अगला, तो यहाँ पर हमने समझा नेशनलिज्म क्या होता है। देखो फिर से एक ब्रीफली बताता हूँ कि देखो नेशनलिज्म क्या होता है कि जब यहाँ पर अलग अलग एरियाज़ के, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग कल्चर के लोग एक कॉमन फीलिंग जनरेट कर लें, एक कॉमन आइडेंटिटी जनरेट कर लें, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब कॉमन आइडेंटिटी कैसे जनरेट होगी, ठीक है, कर लें वो, ठीक है, बट कैसे, हाउ, भाई आप कैसे करोगे कि साहब कॉमन हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में सोर्स ढूंढोगे आप कि अच्छा हमारी कोई हिस्ट्री रही है क्या हमने कोई युद्ध साथ में लड़ा है, क्या हमने कोई मार साथ में खाई है, क्या हमने कोई स्कूल साथ में अटेंड करी है, ऐसे आप ढूंढते हो ना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है, ठीक है, तो हमने क्या डांट खाई है कभी स्कूल में साथ में, पेरेंट्स से क्या साथ में डांट खाई है, तो हिस्ट्री कॉमन होनी चाहिए आपकी कुछ, ठीक है। मान लो ये नहीं है क्या आपने कभी स्ट्रगल में साथ में पार्टिसिपेट किया है, क्या आपने कोई ऐसा फोक सॉन्ग, ऐसा कोई कॉमन कल्चर डेवलप किया जिसके कारण आपके कुछ जैसे कुछ पास्ट कुछ एक कॉमन फीलिंग जनरेट होती है, कॉमन आइडेंटिटी। जैसे आप देखो ये चीज़ें, जैसे आजकल शादियाँ वगैरह में होती है कि एक जो परिवार है जो मतलब जिनके घर में शादी है वो एक कलर के कपड़े पहनते हैं, एक ही तरह के, एक ही कपड़े, एक ही मतलब क्वालिटी के कपड़े, एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो वो क्यों पहनते हैं, एक हमारे जनरेट होती फीलिंग, यस वी आर ए पार्ट ऑफ दिस
विद फैमिली, राइट। दिस इज कॉल्ड कॉमन आइडेंटिटी जनरेशन, राइट। अब अगला जो यहाँ पर टॉपिक दे रखा है वो है अर्नेस्ट रीनन का। तो उससे पहले मैं आपको एक वर्ड समझाऊंगा, दैट इज प्लेबिसाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है हिंदी में, अगर अपन इसको बोले तो इसका मतलब है जनमत संग्रह। मतलब जनता का क्या वोट है, जनता का वोट हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं, जनता क्या चाहती है। जैसे मान लो हमने जनता से पूछा क्या हम पाकिस्तान बेटा कर देना चाहिए, जनता को पूछा, जनता ने बोला यस कर देना चाहिए, तो हमने मतलब जनता से पूछ लिया। जैसे प्लेबिसाइड हिस्टोरिकली इंडिया में कभी यूज हुआ क्या? यस बिल्कुल हुआ है। जैसे अब देखो यहाँ पर जूनागढ़ रियासत थी भारत की, ठीक है। जूनागढ़ का जो भारत के अंदर विलय होता है, मतलब भारत के अंदर जब जूनागढ़ शामिल होता है वो किस तरह से होता है? वो प्लेबिसाइड के थ्रू होता है। मतलब यहाँ का जो रूलर था वो एक भुट्टो फैमिली था। भुट्टो फैमिली जो पाकिस्तान के अंदर अभी है, बेनजीर भुट्टो वाली, उसी फैमिली से बिलोंग करते थे और मतलब वही फैमिली चल रही थी पुरानी, वो यहाँ की रूलर थी। अब वो जो थी वो पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ की जनता जो थी वो इंडिया में शामिल होना चाह रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने मिलकर मतलब ये चीज़ें करवाई यहाँ पर प्लेबिसाइड। तब यहाँ पर 99% लोगों ने यहाँ पर इंडिया के फेवर में वोट डाल दिया। तो इसीलिए फिर यहाँ पर ये जूनागढ़ रियासत जो है भारत के अंदर शामिल हो गई और भुट्टो फैमिली जो है वो छोड़ के चले गई पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। तो अभी बेनजीर भुट्टो थी वो इसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ द रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। मतलब एक प्रपोजल हमने दिया, या तो उसको हाँ करो या ना करो, जो भी है। आप डायरेक्ट वोट किससे पूछ रहे हो? जनता से पूछ रहे हो। तो कई बार जैसे छोटी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती रहती है, ठीक है। अब सरकार क्या है एक्चुअली, देखो आपको बताऊँ, कई बार लोगों से पूछते हैं, ऐसे प्लेबिसाइड नहीं करा रही है अभी हाल फिलहाल कहीं पे भी, लेकिन जनता से पूछ लेती है कभी कोई ऐसा डिसीजन होता है ना कि जनता क्या चाहती है, ठीक है। अब देखो अर्नेस्ट रीनन ने एक लेख लिखा, उस पर लेख का नाम क्या था? उस लेख का नाम था व्हाट इज अ नेशन, ठीक है। तो सवाल क्या बना आपका कि यहाँ पर अर्नेस्ट रीनन ने क्या लेख लिखा था? ऐसे के ये ऐसे पूछ लेंगे व्हाट इज नेशन, ये एक्चुअली किसने लिखा था? अर्नेस्ट रीनन ने लिखा था। सो इन ए लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्बोर्न इन 1882, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो ये कौन है? ये फ्रेंच फिलोसोफर है। तो यहाँ पर ही लिख लो आप इसको कि ये कौन है, फ्रेंच फिलोसोफर, ठीक है। 1823 से 92 इसने आउटलाइन किया एक अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट मेक्स ए नेशन, मतलब क्या चीज़ एक देश का निर्माण करती है, व्हाट मेक्स ए नेशन के बारे में इसने अपने ऐसे के अंदर लिखाया, बताया, जो भी था। सो लेक्चर वॉज डिलीवर्ड सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन। अच्छा, अब जो इसने लेक्चर दिया, मतलब जो इसने वहाँ पे बोला, उसको यहाँ पर पब्लिश हो गया, ठीक है। पब्लिश हुआ, ये देखो फ्रेंच के अंदर लिखा हुआ है, ये नहीं अपने को याद करना, अपने को याद करना ये व्हाट इज ए नेशन। मतलब इसने ये चीज़ बोली कि देश किन चीज़ों से बनता है, इस पर एक डिलीवरी करी, एक लेक्चर डिलीवर किया, ठीक है। अभी उस लेक्चर को इसने उन्होंने क्या करा, पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद उसने जो टाइटल रखा, उसमें वो टाइटल क्या था, व्हाट इज ए नेशन। मतलब व्हाट इज ए नेशन करके ऐसे है जो एक्चुअली फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रीनन का है, ठीक है। तो इसने जो बात बताई वहाँ पर ये जो लिखे, तो इस ऐसे के अंदर रीनन ने क्रिटिसाइज करा किसको? ऐसे नोशन को जो सजेस्ट करता है कि बाय अदर दैट नेशन इज फॉर्म्ड बाय कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन एंड टेरिटरी। इसने कहा कि साहब नेशन जो है, जो दूसरे जो लोग हैं वो नेशन की जो थ्योरी दे रहे हैं वो गलत है। वो थ्योरी क्या दे रहे हैं? उसने क्रिटिसाइज करा कि साहब नेशन सिर्फ कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, रेस, आइडेंटिटी ये नहीं है, टेरिटरी ये नहीं है। बोले नेशन इससे बड़ा है। बोले क्या बड़ा है? बोले नेशन इज ए कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिवर्स। मतलब एक नेश जो है ना, देश, वो एक बहुत पुरानी सभ्यता, बहुत पुराने कल्चर का कल्मिनेशन है। मतलब बहुत ज़्यादा वो कल्मिनेट हो रहे हैं, सैक्रिफाइस का एक कल्मिनेशन है, ठीक है, डिवोशन का है, ठीक है। हीरोइक पास्ट, अ ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस नेशनलिटी। मतलब एक पुराना आपका हीरोइक पास्ट रहा हो, कोई ग्रेट मैन रहे हो आपके, एक कॉमन कुछ ग्लोरी रही हो, कुछ ऐसे कथाई रही हो, तब वो चीज़ जो है आगे चलकर एक नेशनल आइडिया डेवलप करती है एक नेशन का। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव कॉमन विल इन द प्रेजेंट। अब देखो आपके पास पुरानी कुछ कॉमन ग्लोरी है, कुछ कॉमन विल है साथ में रहने की, ठीक है। टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, आपने कुछ काम जो है साथ में करे हैं। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और आप कुछ ऐसा और काम साथ में करना चाहते हैं। हमने भारत के रूप में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, ठीक है। पहले फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा, फिर आज़ाद हो गए, फिर हमने पाकिस्तान से लड़ा, फिर चाइना से लड़ा, फिर पाकिस्तान से लड़ा, ठीक है, फिर हमने फिर से पाकिस्तान से लड़ा, ऐसे कई युद्ध लड़े हमने साथ में। और हम आगे भी साथ में काम करना चाहते हैं। हमने डेवलपमेंट किया, हमने पहले न्यूक्लियर बनाया, हमने सैटेलाइट मिशन लॉन्च किए, हमने इसरो बनाया, हमने TIFR बनाया, ठीक है, हमने मिलिट्री इक्विपमेंट्स परचेस किए, फिर अब खुद बनाने लग गए। तो अब हम और भी आगे काम करना चाहते हैं। तो हमने पहले कुछ काम किए साथ में,
अब कुछ काम कर रहे हैं साथ में और आगे भी करने की हमारी तमन्ना है, ठीक है। तो टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव कॉमन विल इन द प्रेजेंट, हमारी कुछ पुरानी गाथाएं हैं, कुछ आज हमारी कुछ कॉमन विल्स हैं, विल मतलब इच्छाएं हैं, जो हमने कुछ टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, हमने कुछ विशेष कार्य साथ में करे हैं, ठीक है। और हम ये विश करते हैं कि हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। दीज आर एसेंशियल कंडीशन ऑफ बीइंग ए पीपल, अ नेशन इज देयरफॉर लार्ज स्केल सोलिडारिटी। तो नेशन क्या है, एक सोलिडारिटी है, मतलब लार्ज स्केल के रूप में, मतलब बहुत सारे लोग जो है एक अपना एक सपोर्ट शो करें, तो वो चीज़ है नेशन। सो इट्स एग्जिस्टेंस इज डेली प्लेबिसाइड, मतलब एक देश जो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डेली प्लेबिसाइड हो रहा है कि हाँ लोग उसको मान रहे हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी वो देश टिका हुआ है, अदरवाइज देश रिजेक्ट हो जाएगा। सो ए प्रोविंस इज इट्स इनहैबिटेंट्स, अब देश का इनहैबिटेंट कौन है, प्रोविंस है। इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज द इनहैबिटेंट, मतलब अगर आपको किसी से भी कंसल्ट करना है तो आप किससे करोगे, जो वहाँ लोग रहते हैं उनसे कंसल्ट करोगे। ए नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू ए कंट्री अगेंस्ट, मतलब एक देश के पास कभी भी किसी और को देश को बिना उसकी विल के होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे आपने मान लो किसी एक देश के कोई पार्ट को जबरदस्ती होल्ड कर लिया, तो वो आप कभी भी उसको अपना पार्ट नहीं बना पाओगे, ठीक है। आप किसी से शादी करते हैं, जबरदस्ती आप किसी से शादी नहीं करते, या जबरदस्ती आप किसी से प्रेम नहीं करते, जबरदस्ती आप किसी से फ्रेंडशिप नहीं करते, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके लिए दोनों का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। तो अगर एक देश का भी अगर ऐसा सिस्टम अपन देखें तो इसका भी कंसेंट हुआ और इसका भी कंसेंट हुआ ना, तभी ये लोग मर्ज हो सकते हैं, अदरवाइज ये मर्ज नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है। शादी भी जब हो सकती है जब लड़का भी राजी हो और लड़की भी राजी हो, अदरवाइज शादी नहीं होती। मतलब आप किसी को जबरदस्ती बंदी बना लो वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअली शादी तो नहीं होगी ना, ठीक है, वो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप किसी देश के पोर्शन को अगर आप बंदी बना लो, मतलब लोगों को कैद करो, मार लो, पीट लो, वहाँ के लोगों को भगा दो, तो मतलब नहीं ना, फिर वो देश तो नहीं बनेगा। वहाँ के लोग हैं या तो उनको आप कंप्लीटली मारोगे या फिर जो है वो विद्रोह करते रहेंगे, ठीक है, मरेंगे नहीं तब तक करते रहेंगे। तो इंडिया ने भी इंडिया को भी यूरोपियंस ने यानी ब्रिटिशर्स ने कब्जे में करने की पूरी कोशिश करी, पूरी रखने की कोशिश करी, लेकिन जब लोग अवेयर हो गए तो इट वॉज इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि आप किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं करवाते, लोगों को पता नहीं था कि हम गुलाम हो गए, तो लोग अपने मस्ती में मस्त थे। जब लोगों को रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, तब ये लोग उठ खड़े हुए, ठीक है। ज़्यादा दिन आप किसी को रोक नहीं सकते, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर यूरोप के साथ हुआ, यूरोपियन सारे भाग गए। सो नेशन नेवर हैज़ एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग, मतलब नेशन के पास कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी भी एरिया को जबरदस्ती एनेक्स कर ले, मतलब जीत ले, होल्ड करके रखे। उसका जो एग्जिस्टेंस है वो एक अच्छी बात है, ए नेसेसिटी है। देयर एग्जिस्टेंस इज गारंटी ऑफ लिबर्टी, उनकी जो एग्जिस्टेंस है नेशन की वो क्या है, गारंटी है किसकी, लिबर्टी की, विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ। अगर ये वर्ल्ड में एक ही लॉ है, एक ही मास्टर है, तो उसकी जो लिबर्टी है वो खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल आप चाइना देख लो, चाइना के अंदर एक ही कानून है, एक ही पार्टी है, एक ही लीडर है, बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये लगता है आपको एक मतलब देश के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन क्या लोग इससे सेटिस्फाइड? नहीं, लोग यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है। क्या लोग ऐसे देश में सेटिस्फाइड होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो लोगों को लगता है कि सब भारत में बोलने नहीं दे रहा। अरे भैया यहाँ जाके देख लो चाइना, एक बार पता लग जाएगा कितना बोलने दे रहे हो आप लोग, ठीक है। दिस इज द थिंग। तो ये अर्नेस्ट रीनन ने क्वेश्चन क्या बनते इसके, पहली बात, व्हाट इज ए नेशन, किसने लिखा? अर्नेस्ट रीनन ने लिखा। इसके नेशन व्हाट इज ए नेशन, मतलब नेशन के लिए अर्नेस्ट रीनन के विचार क्या थे, मतलब क्या ये सोचते थे कि ये सोचते थे कि साहब ये सिर्फ नेशन इससे नहीं बनता, नेशन जो है लोगों के सहमति से बनता है, ठीक है, इनहैबिटेंट की सहमति से बनता है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर जो मैंने आपको बताई अभी वो लिखनी पड़ेगी, तब आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है।